हेलो एवरीवन, दीक्षा स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दृष्टि 2024 को कंप्लीट किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत अभी देखा जाए तो हमारे 2 लेक्चर कंप्लीट हो गए। 2 लेक्चर के अंतर्गत हमने राष्ट्रीय परिदृश्य को कंप्लीट किया। आज वो हमारा लेक्चर है, वो लेक्चर सेकंड है, जिसके अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य को कंप्लीट करेंगे। आपको बता दें कि आपका जो एग्जाम है वो अब 27 अक्टूबर की जगह 7 से 8 दिसंबर के लिए प्रस्तावित। तो जैसा भी जब एग्जाम होगा उसका जो भी होगा तो वो आगे जो भी आयोग के द्वारा नोटिफिकेशन आएगा उससे समझ में आ जाएगा कि किस डेट में और किस तरीके से आपका एग्जाम होगा, 2 दिन होगा कि 1 दिन होगा। तो आपका एग्जाम जब भी होगा वो तो होगा ही, लेकिन आपको पढ़ना जरूरी है। तो अभी देखा जाए तो ये आपका करंट अफेयर एक, अगर आप इस मैगजीन को कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका 30 सितंबर तक का करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएगा। फिर रहेगा आपका दिसंबर में एग्जाम होगा तो एक ही 2 मंथ का। तो 1-2 मंथ का तो आपका मंथ वाइज जो मैगजीन कंप्लीट कराई जाएगी तो उससे आपका कवर अप हो जाएगा। तो अभी आपको 1 साल का करंट अफेयर पढ़ना जरूरी है। तो अभी आपके पास और अच्छा टाइम मिल गया है कि आप इस मैगजीन को बार बार पढ़ें, बार बार रिवीजन करें, ताकि आपका एग्जाम में जो भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड आए तो वो आपके फुलफिल हो जाए, मतलब कि पूरे क्वेश्चन आपके अटेम्प्ट हो। तो आपके लिए और अच्छा टाइम मिल गया है कि आप इस मैगजीन को अच्छे से पढ़ सके। करंट अफेयर का एक आपको फिर से डायमेंशन मिल गया है। तो आप ये नहीं कि आपका अभी एग्जाम पोस्टपोन हो गया है, काफी 1 महीने का और टाइम मिल गया है तो आप लापरवाही करें। तो आप कंटिन्यू पढ़ाई करें, क्योंकि एग्जाम है, एग्जाम तो होगा ही, चाहे अभी हो या 1 महीने बाद। तो उसमें करंट अफेयर आएगा ही, तो आप इस मैगजीन को भी कंटिन्यू करें। तो अभी तक हमने इसका लेक्चर फर्स्ट से सेकंड के अंतर्गत आपके राष्ट्रीय प्रदर्शन के जितने भी टॉपिक है उनको कंप्लीट किया। अब आज हमारा जो सेकंड लेक्चर आता है वो, मतलब कि थर्ड लेक्चर के अंतर्गत जो हमारा सेकंड टॉपिक आता है वो अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य का है, जिसमें इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड आपका जो भी होगा, जिसमें वैश्विक राजनीतिक सामाजिक घटनाओं और अंतरराष्ट्रीय संगठनों की समाचारों का एक लेखा जोखा जो इसमें दिया गया है, करंट नोट्स के तौर पर वो दिया गया है। तो इसमें पहले आपके अंतरराष्ट्रीय संबंध, मुख्य बाद में और जो भी इससे अंतरराष्ट्रीय संबंधों से रिलेटेड समाज जो संगठन है, घटनाएं हैं, आपदाएं हैं, इन सबको एक एक ABCD के फॉर्म में दिया गया है। तो सबसे पहले जो टॉपिक आता है वो आता है अंतरराष्ट्रीय संबंध। अंतरराष्ट्रीय संबंधों में पहला आएगा हमारा भारत सिंगापुर संबंध के बारे में। तो इसमें जो सिंगापुर जो संबंध है उनसे रिलेटेड पढ़ने के लिए हमें ये पढ़ना होता है। पहला तो ये कि प्रेजेंट में किसके द्वारा वहां पर विजिट की गई है, कि कहा कि प्रधानमंत्री के द्वारा की गई है या फिर राष्ट्रपति जी के द्वारा की गई है या विदेश मंत्री के द्वारा की गई है। अब वहां विजिट की गई है तो वहां पर कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं, कौन से समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और कौन सा समझौता हाईलाइटेड रहा है। तो कुछ ऐसे इवेंट जो ज्यादा चर्चा के विषय में बने रहे और जो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से कई सालों बाद हुआ, या फिर एक ही भाई कौन सी, जैसे कि अभी भारत सिंगापुर हुआ तो इसकी कौन सी, कब से इसके संबंध शुरू हुए, कब से भारत और सिंगापुर का संबंध रिलेशन है चला हुआ है। तो इस तरीके से जब भी अंतरराष्ट्रीय संबंधों को पढ़ते हैं तो उसमें इस तरीके से देखना होता है कि ये 4-5 टॉपिक ही भी होते हैं, मतलब कि टॉपिक से रिलेटेड जो आए तो इसमें 4-5 पॉइंट ही होते हैं जो आपको याद रखने जरूरी होते हैं और उसी से आपके क्वेश्चन आते हैं। और अगर इन 4-5 को आप याद रख लेते हैं तो अगर इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन आते हैं तो वो भी आप उसको सॉल्व कर ले जाते हैं। चलिए, तो भारत सिंगापुर संबंधों के बारे में पढ़ा जाए तो हाल ही में सिंगापुर में प्रधानमंत्री लॉरेंस वेब के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 से 5 सितंबर 2024 को सिंगापुर की आधिकारिक यात्रा की। तो किसके द्वारा यात्रा की गई है? भारत के प्रधानमंत्री जी के द्वारा सिंगापुर की यात्रा 4 से 5 सितंबर को की गई। और ये किसके बुलावे पर गए थे, मतलब कि किसने निमंत्रण दिया हुआ था? सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग ने निमंत्रण दिया था, तो भारत के प्रधानमंत्री वहां की यात्रा करने गए। अब देखा जाए तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये तीसरा कार्यकाल है। तो तीसरे कार्यकाल के अंतर्गत देखा जाए तो ये जब से 2014 से भारत के प्रधानमंत्री बने हैं, तो ऐसा कई बार हुआ होगा जब इनकी यात्राएं हुई होंगी। तो आपको बता दें कि ये जो उनकी ये अभी यात्रा 4 से 5 सितंबर की हुई है, ये सिंगापुर की इनकी 5वीं यात्रा है। और इसकी जो पहले यात्रा हुई है वह प्रधानमंत्री के रूप में अपने पहले कार्यकाल के दौरान इनकी 4 यात्राएं संपन्न हुई थी। तो इसके पहले जब वो प्रधानमंत्री बने हुए थे तो इन्हें 4 यात्राएं की थी, लेकिन अभी प्रेजेंट में इनकी ये 5वीं यात्रा है। वर्ष 2025 में भारत और सिंगापुर के मध्य में राजनयिक संबंधों की स्थापना की 60वीं वर्षगांठ मनाई गई। और वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा जो यात्रा की गई थी उस टाइम पर एक रणनीतिक साझेदारी के तहत उन्नत
भारत सिंगापुर संबंधों को एक यात्रा के दौरान एक रणनीतिक साझेदारी के थ्रू स्तर पर उन्नत करना था, ऐसा कहा गया था। तो अभी प्रेजेंट में जो यात्रा की गई उसके अंतर्गत देखा जाए तो सिंगापुर जो रहा है वो आसियान में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार रहा है, जिसमें प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का भी एक प्रमुख स्रोत रहा है, जिसके अंतर्गत 4 समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। पहला कौन सा? डिजिटल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग पर किया गया है हस्ताक्षर। दूसरा आता है शैक्षणिक सहयोग और कौशल विकास पर। तीसरा स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग पर। और चौथा आता है भारत सिंगापुर अर्धचालक पारीतंत्र साझेदारी पर। तो इस तरीके से देखा जाए तो इसमें 4 समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए, मतलब कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। तो कौन कौन सी? एक तो डिजिटल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग पर, दूसरा शैक्षणिक सहयोग और कौशल विकास पर, तीसरा आता है स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग और चौथा आता है भारत सिंगापुर अर्धचालक पारीतंत्र साझेदारी के अंतर्गत ये 4 समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। अर्धचालक पारीतंत्र साझेदारी को हस्ताक्षरित करने का जो उद्देश्य रहा है वह रहा है कि भारत के विकासशील अर्धचालक उद्योग को सहायता प्रदान करना है, जिसके माध्यम से जो सिंगापुर की अर्धचालक कंपनियां और उससे संबंधित आपूर्ति श्रृंखलाएं हैं वह तेजी से बढ़ते भारतीय बाजार में भागीदारी करने की सुविधा प्राप्त होती है। तो कोई भी जब संबंध किया जाता है तो उसके पीछे एक रीजन होता है। तो इसमें जो अभी अर्धचालक पारीतंत्र की साझेदारी पर जो हस्ताक्षर किए गए हैं उसका जो उद्देश्य है कि भारत को विकासशील अर्धचालक उद्योग की सहायता प्रदान करना है, जिसके अंतर्गत वहां की जो कंपनी होगी वह इसके लिए आपूर्ति श्रृंखलाओं को तेजी से बढ़ते भारतीय बाजार में भागीदारी की सुविधा प्राप्त होगी। तो इसके अंतर्गत एक आता है। इस यात्रा के दौरान देखा जाए तो प्रधानमंत्री ने सिंगापुर की अर्धचालक और इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र की अग्रणी कंपनी एईएम का भी दौरा किया हो। इसके अंतर्गत 11 से 13 सितंबर के बीच में ग्रेटर नोएडा में आयोजित सेमिकॉन इंडिया नामक प्रदर्शनी में भाग लेते हुए सिंगापुर की अर्धचालक कंपनियों को आमंत्रित भी किया है। तो ये प्रधानमंत्री के जी के द्वारा जो 11 से 14 से 13 सितंबर के बीच में हुआ है उसके अंतर्गत ये किया गया। और देखा जाए तो इस यात्रा के दौरान ही प्रधानमंत्री ने भारत का पहला तिरुवल्लुवर सांस्कृतिक केंद्र सिंगापुर में खोलने की घोषणा की है। और यह जो देखा जाए तिरुवल्लुवर जो है वह महान तमिल कवि संत तिरुवल्लुवर ने यहाँ पर तिरुकुरकुलम नामक काव्य की रचना की हुई। तो इनके द्वारा इस काव्य की रचना की गई थी और ये महान कवि रही, उन पर ही ये पहला सांस्कृतिक केंद्र खोलने की घोषणा की गई। नेक्स्ट टॉपिक आता है भारत और ब्रुनेई दारुसलेम के बारे में। इसके अंतर्गत देखा जाए तो इसमें आता है कि 3 से 4 सितंबर के बीच में 2024 के मध्य ब्रुनेई के सुल्तान हाजी हसन बोल्किनिया के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रुनेई दारुसलेम की आधिकारिक यात्रा की। तो सिंगापुर के प्रधानमंत्री के निमंत्रण पर जो सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस बॉन्ग है उनके निमंत्रण पर वो सिंगापुर गए और जो हाजी हसन जो ब्रुनेई के सुल्तान रहे उनके निमंत्रण पर ये ब्रुनेई दारुसलेम गए। और यहाँ पर देखा जाए तो इनकी पहली द्विपक्षीय वार्ता रही और यहाँ इसकी 40वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में यहाँ पर एक अवसर आयोजित किया गया। और ब्रुनेई के सुल्तान ने 1992 और 2008 में भारत की राजकीय यात्रा की हुई थी और 26 जनवरी 2018 को भारत के गणतंत्र दिवस के अवसर पर अन्य आसियान सदस्य राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्षों और शासन अध्यक्षों के साथ मुख्य अतिथि भी रहे थे। और ब्रुनेई में भारतीय उच्चायोग के नए चांसली परिषद का गठन भी किया गया, मतलब कि उद्घाटन किया गया। और इसके दौरान बांदर शेरी बेगावन में स्थित उमर अली सैफुद्दीन मस्जिद का दौरा भी किया गया और इस मस्जिद का जो नामकरण है वह ब्रुनेई के 28वें सुल्तान उमर अली सैफुद्दीन थर्ड के नाम पर किया गया है। तो इसके अंतर्गत आता है। इस यात्रा में देखा जाए तो दोनों देशों के नेताओं ने बांदर शेरी बेगावन और चेन्नई के बीच में सीधी उड़ान प्रारंभ किए जाने का एक स्वागत भी किया हुआ है। तो ये अभी तक कौन सी यात्रा रही है? यहाँ पर ही प्रधानमंत्री जी की भारतीय प्रधानमंत्री की ब्रुनेई की द्विपक्षीय यात्रा है, पहली द्विपक्षीय यात्रा है। और जो ब्रुनेई के संतान है उनने भारत की यात्रा 1992 और 2008 में की हुई है। अब आता है हमारा नेक्स्ट भारत और यूक्रेन के बारे में कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जो वोलोदिमीर जेलेंस्की रहे हैं उनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 23 अगस्त 2024 को यूक्रेन की आधिकारिक यात्रा संपन्न की। और 1992 में देखा जाए तो दोनों देशों के राजनयिक संबंध स्थापित होने के साथ ही यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यूक्रेन यात्रा रही थी। और इस दौरान कीव स्थित मेरिन्स्की पैलेस में भारतीय प्रधानमंत्री ने यूक्रेन के राष्ट्रपति से मुलाकात की हुई। और इसके पूर्व देखा जाए तो जून 2024 में अपुलिया इटली में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के दौरान भी दोनों नेताओं के मध्य एक बैठक आयोजित की गई। और जब यूक्रेन से रूस के आक्रमण के पश्चात जो 18,000 से अधिक भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकाला गया, तो ये ऑपरेशन गंगा के तहत जो निकाला गया था तो उस टाइम पे
रूस के आक्रमण जब हुआ था यूक्रेन पर, तो उस टाइम पे ये वाला ऑपरेशन काफी चर्चा में रहा था, जो भी इससे संबंधित है। 15 से 16 जून को देखा जाए तो स्विट्जरलैंड में आयोजित यूक्रेन में शांति शिखर सम्मेलन में भाग भी लिया, और 23 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन के पड़ोसी देश पोलैंड से रेल फोर्स वन नामक ट्रेन का द्वारा लगभग 10 घंटे की यात्रा कीव पहुंचे, और इसके अंतर्गत यात्रा के दौरान इन्होंने कीव में ओएसिस ऑफ पीस पार्क स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा को श्रद्धांजलि दी। कुछ 4 समझौते रहे जिनके अंतर्गत हस्ताक्षर किए गए, जैसे कि कृषि एवं खाद्य उद्योग के क्षेत्र में समझौता, चिकित्सा उत्पाद विनिमय के क्षेत्र में सहयोग, उच्च प्रभाव वाली सामुदायिक विकास परियोजनाएं का कार्यान्वयन, और 2024-28 के लिए सांस्कृतिक सहयोग कार्यक्रम को शुरू किया गया। तो इस तरीके से देखा जाए तो इसमें 4 समझौते पर इसमें हस्ताक्षर किए गए। अब आता है कि यूक्रेन को बीच में क्यूब से प्रदत्त किया गया है, उसके बारे में जान लेते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो ऐतिहासिक यूक्रेन यात्रा रही है, इसमें यूक्रेन को सरकार को 4 भीष्म क्यूब्स प्रदान किए गए। इस क्यूब्स के बारे में बात की जाए तो यह घायलों के त्वरित उपचार में मदद करेगा, और यह अनमोल जीवन की रक्षा भी योगदान देता है, और सभी प्रकार के जोखिमों और चिकित्सीय परिस्थितियों में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए प्रत्येक भीष्म क्यूब और औषधियों और उपकरणों को सुसज्जित किया गया है। सर्जिकल उपकरण से भी युक्त है, और यह भीष्म क्यूब जो है वह सीमित मात्रा में स्वयं विद्युत एवं ऑक्सीजन उत्पन्न करने में सक्षम रहा है, तो इसके अंतर्गत आता है। अब आता है हमारा इसी भीष्म जो क्यूब है उसके बारे में जान लेते हैं। यह जो है एक तरीके से एक आरोग्य मैत्री परियोजना का अंग है। इसका जो फुल फॉर्म है, भीष्म का मतलब है भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग, गीता एंड मैत्री। तो क्या नाम है इसका? भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग, गीता एंड मैत्री। और इस प्रोजेक्ट में आरोग्य मैत्री का एक अंग भी माना गया है। इसमें विश्व की पहली स्वदेशी पोर्टल अस्पताल की घोषणा की गई, और इसके अंतर्गत अस्पतालों की आपात स्थिति में त्वरित चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए इसे डिजाइन किया गया है, जो कि एक अभिनव आपातकालीन चिकित्सा सहायता कार्यक्रम है, जिसमें पोर्टेबल मिनी किट्स शामिल है, जो आवश्यक दवाओं और उपकरणों से युक्त होता है। तो इस तरीके से 17 इसका जो इसमें जो भीष्म इकाइयां को भी आरोग्य आपदा प्रबंधन क्यूब के तहत तैनात किया गया है, जिसमें अयोध्या में इकाइयां तैनात किया गया है। और इसका जो उद्देश्य रहा है कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दौरान चिकित्सीय तैयारियों प्रतिक्रियाओं की क्षमता में वृद्धि करना था। इस उद्देश्य से इसको तैनात किया गया। और 17 अगस्त 2024 को भारतीय वायुसेना और भारतीय थल सेना ने लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई वाले क्षेत्र में भीष्म क्यूब का अपनी तरह का पहला पैरा ड्रॉप अभियान संचालित किया हुआ। अब आता है आरोग्य मैत्री परियोजना के बारे में। यह जो परियोजना है इसे जनवरी 2023 में वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरोग्य मैत्री परियोजना का उद्घाटन किया है, और यह एक तरीके से मानवीय पहल है जो वैश्विक स्वास्थ्य एवं आपदा राहत के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करती है, जिसका उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं और मानवीय संकट से प्रभावित विकास देशों को आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति प्रदान करना होता है। अब आता है भारत और पोलैंड के बारे में। भारत और पोलैंड के संदर्भ में बात की जाए तो इसकी यात्रा जो है वह 21 से 22 अगस्त को की गई थी। यह विगत 45 वर्षों के दौरान किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली पोलैंड यात्रा रही है, और वर्ष 1939 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने पोलैंड की यात्रा की हुई थी। और उसके बाद देखा जाए तो अभी ये भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अभी हाल ही में की गई है 45 वर्षों के दौरान। और इसमें देखा जाए तो 70वीं वर्षगांठ ये मना रहा है, दोनों देश जो है 70वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। और इस दौरान यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने वारसा में डोबरी महाराज स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की, और यह वारसा में गुड महाराज स्क्वायर पर स्थित है। यह जो है वह एक तरीके से जाम साहिब दिग्विजय से में रणनीति से जडेजा की पोलैंड में लोगों और सरकार के बीच कृतज्ञता की याद दिलाता है, जिसमें द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जाम साहिब के पोलैंड की लगभग 1000 बच्चों और महिलाओं को शरण प्रदान की हुई है। इसके अंतर्गत देखा जाए तो इसमें प्रधानमंत्री ने वारसा स्थित कोल्हापुर स्मारक को भी श्रद्धांजलि अर्पित की है, और इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने वारसा में मोंटे कैसिनो युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की। और इसमें ये भी हुआ है इनकी यात्रा के दौरान कि इन्होंने जाम साहिब स्मारक युवा आदान प्रदान कार्यक्रम का एक नई पहल शुरुआत की है, और इस पहल के अंतर्गत प्रति वर्ष 20 पोलिस युवाओं को भारत में आमंत्रित किया जाएगा। और इस यात्रा के अंतर्गत ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क के
ने एक बैठक का आयोजन किया है जिसमें भारत और पोलैंड के बीच द्विपक्षीय संबंधों की रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर उन्नत करने का निर्णय लिया और इसमें 2024 से 28 के बीच में एक 5 वर्षीय संयुक्त कार्य योजना पर एक सहमत हुए और यह यात्रा जो है वह वार्सा स्थित बेल्वेडोर पैलेस में पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रेज सेबेस्टियन डूडा से मुलाकात की हुई है। तो आपको बता दें कि ये जो जिस तरीके से जैसे कि संबंध से रिलेटेड तो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन आपका एक टॉपिक ये भी आता है कि आपके प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति है अन्य देश के उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो अभी जो प्रेजेंट में जिन देश से वो जो चर्चा में रही जहां की यात्रा होती है वो चर्चा में रहते हैं, तो उनके जो प्रधानमंत्री हैं और क्योंकि प्रत्येक देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का नाम याद रखना मुश्किल हो जाता है, तो जो अभी हाल ही में ये जो राष्ट्रपति रहे हैं, उनको आपको याद करना है। क्योंकि आपका ये जब अभी हाल ही में चर्चा का विषय बना हुआ है, तो उन्हीं से रिलेटेड ही आपके प्रधानमंत्री पूछेगा। तो आपको जैसे कि अभी पोलैंड के बारे में पढ़ा, सिंगापुर के बारे में पढ़ा, तो इस तरीके से ये अभी मलेशिया के बारे में पढ़ेंगे और भी जितने देश हैं उनके बारे में पढ़ेंगे जो अभी है। तो इनके आपको प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के नाम को भी याद रखना है। या फिर जब हमारी ये सीरीज कंप्लीट हो जाएगी, मतलब कि ये अभी पहले आपको डायरेक्ट कवर करा दे रहे हैं, फिर बाद में आपके की पॉइंट वाइज नोट्स बना देंगे, तो आपके वो एग्जाम टाइम पे रिवीजन के लिए भी फायदे में रहेगा और आपको इस तरीके से दे भी दिया जाएगा कि क्या जैसे 4 समझौते दे दिए कि कौन कौन से में क्या क्या मुख्य एक्शन लिया गया और इसके प्रधानमंत्री कौन है, राष्ट्रपति कौन है। तो ये आपको लास्ट में दे दिया जाएगा। जब तक हम लास्ट में देंगे तब तक आपका ये आप याद कर लेते हैं तो ज्यादा बेहतर रहता है, तो उस टाइम पे आपको रिवीजन के लिए फायदे करेंगे। तो अभी आपको याद रखना है कि ये पोलैंड के राष्ट्रपति कौन रहे हैं, आंद्रेज सेबेस्टियन डूडा से उन्होंने मुलाकात की है और ये एक तरीके से देखा जाए तो कहाँ पर यात्रा हुई है, वार्सा स्थित बेल्वेडेर पैलेस में इस यात्रा को मतलब कि इस जगह पर इन दोनों की मुलाकात हुई। नेक्स्ट आता है भारत और मलेशिया के बारे में। भारत और मलेशिया के संबंधों में देखा जाए तो प्रधानमंत्री दातो सेरिंग अनवर इब्राहिम ने भारत की राजकीय यात्रा संपन्न की है और नवंबर 2022 में मलेशिया के प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने के बाद उनकी यह पहली यात्रा है। तो मलेशिया के प्रधानमंत्री के रूप में इब्राहिम की किसी भी दक्षिण एशियाई देश की यह पहली यात्रा रही थी। इसकी व्यापक रणनीतिक साझेदारी के संदर्भ में बात की जाए तो मलेशिया के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों में द्विपक्षीय संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर उन्नत करने का निर्णय लिया गया और इसके अंतर्गत 2010 में यह स्थापित किया गया था और 2015 में एक विस्तारित रणनीतिक साझेदारी में इसे रूपांतरित किया गया। फिर में घोषणाओं के बारे में बात की जाए तो इसमें पहली तो आती है कि भारत सरकार द्वारा मलेशिया को 2 लाख मीट्रिक टन की गैर बासमती सफेद चावल की एक मुश्त विशेष आवंटन की घोषणा की गई है। फिर इसके अंतर्गत दूसरा देखा जाए तो इसमें मलेशिया के संस्थापक सदस्य के रूप में आईबीसीए में शामिल होने का निर्णय लिया है। उतार यानी कि यूनिवर्सिटी टेंटू अब्दुल रहमान मलेशिया के आयुर्वेद चेयरमैन की स्थापना की। मलाया विश्वविद्यालय में मलेशिया के भारतीय अध्ययन की तिरुवल्लुवर पीठ की स्थापना की गई है। भारत मलेशिया डिजिटल परिषद की स्थापना की गई है। भारत मलेशिया स्टार्टअप संगठन के बारे में दोनों देशों में स्टार्टअप पारितंत्र के मध्य सहयोग की घोषणा की गई। भारत द्वारा अपने यूपीआई के मलेशिया के पेमेंट के साथ एकीकृत करने की घोषणा की गई और इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के मध्य में श्रमिकों की भर्ती, रोजगार और स्वदेशी वापसी, आयुर्वेद और चिकित्सा के अन्य पारंपरिक प्रणालियों के क्षेत्र में सहयोग, डिजिटल प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में सहयोग पर एमओयू सहित कुछ समझौते और पर हस्ताक्षर भी किए गए। नेक्स्ट आता है भारत वियतनाम के बारे में कि 30 जुलाई से 1 अगस्त 2024 को भारत वियतनाम के मध्य में थाम मिन चिन्ह ने भारत की राजकीय यात्रा की है। इस यात्रा में दोनों प्रधानमंत्रियों ने नाथ रांग स्थित दूरसंचार विश्वविद्यालय में आर्मी सॉफ्टवेयर पार्क का संयुक्त रूप से वर्चुअली उद्घाटन किया है और इस पार्क का निर्माण के लिए भारत की सहायता करेगा और इसमें वियतनाम द्वारा सीडीआरआई यानी कि कोएलिशन ऑफ डिजास्टर रिजाइलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में शामिल होने की घोषणा की है। यह दोनों देशों में 2024 से 28 की अवधि के लिए एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी के रूप में कार्य योजना पर हस्ताक्षर किए गए। विकसित भारत 2024 के 47 के विजन की तरह ही वियतनाम 2045 तक इस विजन को अपनाया गया है और इस विजन में वर्ष 2045 तक उच्च आय वाले विकसित देशों को बनने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें कुल 9 समझौते किए गए हैं और इसके अंतर्गत देखा जाए तो इसमें $300 बिलियन की ऋण सहायता के तहत ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें लोथल गुजरात में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद पर विकास एवं सहयोग पर हस्ताक्षर भी किया गया। नेक्स्ट आता है भारत ऑस्ट्रिया के बारे में। इसके अंतर्गत देखा जाए तो अभी हाल ही में
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसकी यात्रा की गई है और इसके ऑस्ट्रिया के चांसलर कार्ल नेहमन ने इनका निमंत्रण पर आयोजित किया हुआ है और इन्होंने ये देखा जाए तो यह प्रधानमंत्री की 41 वर्षों बाद पहली यात्रा थी और इसके पूर्व जो 1983 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा ऑस्ट्रिया की यात्रा की गई थी और अभी भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंधों के बीच यह 75वीं वर्षगांठ है। और इस टाइम पर जब वो राजनयिक संबंधों को बनाया गया था तब 10 नवंबर 1949 को इसे स्थापित किया गया था। और अभी प्रेजेंट में देखा जाए तो इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने ऑस्ट्रिया के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वान डेर बेलन और ऑस्ट्रिया के प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी एवं वर्ष 2022 के नोबेल क्षेत्र के पुरस्कार विजेता एंटोन जेलिंगर से मुलाकात की हुई है। तो इस तरीके से आता है। चलिए तो ऑस्ट्रिया के बारे में जान लेते हैं। तो ऑस्ट्रिया ही है, एक तरीके से देखा जाए तो यह मध्य यूरोपीय देश है। इसके अंतर्गत प्रमुख संगठन, एजेंसी और सचिवालय जो कि वियना ऑस्ट्रिया में स्थित है, जैसे कि आईएई यानी कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, यूएनआईटीओ यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओटीसी मतलब कि यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग ऑन क्राइम, ओएससीई ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन ये यूरोप। तो ये प्रमुख संगठन एवं एजेंसियां हैं जिनके मुख्यालय ऑस्ट्रिया यानी कि वहां की कैपिटल वियना में स्थित है। तो कौन कौन सी कैपिटल के जो मुख्यालय है, क्योंकि मुख्यालय से भी आपके क्वेश्चन आते हैं। तो आईएईए का मुख्यालय भी वियना में, यूएनआईडीओ का मुख्यालय, यूएनओडीसी और ओएससीई का मुख्यालय यहाँ पर स्थित है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये भारत के ऑस्ट्रिया के मध्य यूरोपीय देश के अंतर्गत ये आता है, जिसके मुख्यालय वियना में ये सब प्रमुख मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट आता है भारत और रूस के बारे में। भारत और रूस के बारे में बात की जाए तो इसमें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 8 से 9 जुलाई 2024 को मॉस्को यानी कि रूस की यात्रा की गई। इनमें दोनों नेताओं की देखी जाए तो यह 22वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया और 21वां भारत रूस शिखर सम्मेलन जो था वह दिसंबर 2021 में नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। मतलब कि 21वां जो हुआ था 2021 में वह नई दिल्ली में आयोजित हुआ था और ये 22वां जो रूस में हुआ है वह मॉस्को में प्रेजेंट में आयोजित हुआ है, जो कि 8 से 9 जुलाई के बीच में हुआ है। 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के बारे में देखा जाए तो उसमें एक वक्तव्य दिया गया जिसका शीर्षक था भारत रूस स्थायी एवं विस्तारित साझेदारी, जिसमें दोनों देशों ने वर्ष 2030 में $100 बिलियन के द्विपक्षीय व्यापार के लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए ये दोनों नेता सहमत हुए। चेन्नई व्लादिवोस्तोक समुद्री गलियारे के बारे में बात की जाए तो यह जो गलियारा है वह भारत और रूस में चेन्नई व्लादिवोस्तोक समुद्री गलियारे को कार्यान्वित करने के लिए सक्रिय रूप से कार्य करने के लिए तत्पर है और इसमें 2019 से ही इनके संबंधों में शहरों और चेन्नई तथा व्लादिवोस्तोक से स्थित बंदरगाहों में आपस में संबंध रखने की मंशा की घोषणा की गई है। तो ये प्रमुख गलियारे के बारे में आता है। अब आता है इसके अंतर्गत और भी कि जैसे कि भारत और रूस में राजनीतिक तौर पर तो एक दूसरे के भरोसेमंद और भागीदार रहे हैं, लेकिन उनके मध्य जो आर्थिक और सापेक्षिक संबंध में अपेक्षित गति जो है वह विकसित नहीं हो पाई है, जिसमें दोनों देशों के बीच में देखा जाए तो सीमित कनेक्टिविटी और उनके सीमित व्यापार में प्रमुख कारणों में से एक माना गया है, जिसमें व्यापार परिवहन कनेक्टिविटी में सुधार करने के उद्देश्य से भारत और रूस ने ईरान के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा नामक महत्वपूर्ण पहल का शुभारंभ किया है और इसमें देखा जाए तो यह कुछ भागों में संचालित है और ऐसी उम्मीद की जाती है कि यह चेन्नई व्लादिवोस्तोक समुद्री गलियारे के निर्माण के बाद भारत रूस सुदूर पूर्व क्षेत्र में माल परिवहन के आवश्यक समय में 16 दिनों तक की कटौती हो सकती है और यह जो कटौती है 40 दिन से घटकर 24 दिन के लिए संभव हो पाई है। अब आता है कि प्रधानमंत्री जी के द्वारा रूस की यात्रा में 9 मेमोरेंडम और अंडरस्टैंडिंग यानी कि समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जैसे कि पहला आता है वर्ष 2024-25-29 में रूस के सुदूर पूर्व क्षेत्र में व्यापार, आर्थिक निवेश क्षेत्र में सहयोग का कार्यक्रम, जलवायु परिवर्तन और निम्न कार्बन विकास के मुद्दे पर समझौता, मानचित्र कला के सामान्य क्षेत्र के सहयोग, ध्रुवीय क्षेत्र में अनुसंधान एवं लॉजिस्टिक सहयोग, प्रसारण के क्षेत्र में सहयोग पर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग आदि ये रहा। रूस के सर्वोच्च राजकीय सम्मान या राजकीय पुरस्कार के बारे में बात की जाए तो 9 जुलाई 2024 को मॉस्को के क्रेमलिन स्थित सेंट एंड्रू हॉल में आयोजित एक विशेष समारोह में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस के सर्वोच्च राजकीय सम्मान का ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रू स्टाफ को अपोस्टल से सम्मानित किया। यह जो पुरस्कार है इसको प्राप्त करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले भारतीय नेता है और यहाँ प्रधानमंत्री को इस पुरस्कार को सम्मानित किए जाने की घोषणा के दौरान वर्ष 2019 में की गई थी और यह पुरस्कार 300 वर्षों से भी अधिक समय पूर्व इसकी घोषणा
की गई थी। रूस में 2 नए भारतीय वाणिज्यिक दूतावास है, जिसमें देखा जाए तो 9 जुलाई 2024 को मॉस्को में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित किया, जिसमें अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने रूस के 2 नए भारतीय दूतावासों को स्थापित किए जाने की घोषणा की, साथ ही नए वाणिज्यिक दूतावासों को रूस के शहरों जिसमें कजान, एकातेरिनबर्ग में स्थापित किए जाएंगे। नेक्स्ट आता है भारत और ग्रीस संबंधों के बारे में। भारत और ग्रीस संबंधों के बारे में देखा जाए तो ये 21 से 22 फरवरी 2024 को ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोटाकिस ने भारत की राजकीय यात्रा की। यह 9वां रायसीना डायलॉग नई दिल्ली में हुआ था। उसमें टाइम पे मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता के रूप में भी शामिल हुए थे। और यहाँ पे प्रेजेंट में देखा जाए तो यह जो रायसीना संवाद था वह 9वें संस्करण को फरवरी 2024 में किया गया था और 21 फरवरी 2024 को इसका उद्घाटन किया गया, जिसका केंद्रीय विषय देखा जाए तो इसका विषय था चतुरंग मतलब संघर्ष, प्रतियोगिता, सहयोग, निर्माण। और इस यात्रा के दौरान ग्रीस के प्रधानमंत्री ने मुंबई का भी दौरा किया और रायसीना संवाद में भू राजनीतिक और भू अर्थशास्त्र पर भारत का प्रमुख सम्मेलन रहा है, जिसका आयोजन ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के सहयोग से केंद्रीय विदेश मंत्रालय द्वारा किया जाता है। भारत की ग्रीस यात्रा के बारे में। भारत की ग्रीस यात्रा में प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोटाकिस के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 अगस्त 2023 को ग्रीस की राजकीय यात्रा की और पिछले वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली ग्रीस यात्रा रही है। और इसके पूर्व वर्ष 1983 में तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने ग्रीस की यात्रा की थी और 25 अगस्त 2023 को ग्रीस की राष्ट्रपति कैटरीना सकेरालोपोउलो के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को द ग्रेट क्रॉस ऑफ द ऑर्डर से सम्मानित किया गया और ये मोदी यह सम्मान प्राप्त करने वाले पहले विदेशी राष्ट्र शासन अध्यक्ष बने हुए हैं। तो आपको बता दें कि ये जो जो यात्राएं संपन्न होती हैं उसके दौरान जो भी अवार्ड दिए जाते हैं या फिर जो भी साझेदारी की जाती है तो उस टाइम पे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री तो याद रखना ही जरूरी होता है। साथ ही साथ ये कि उस यात्रा के दौरान क्या ऐसा इवेंट हुआ जो अभी तक में पहली बार हुआ या फिर 50 वर्षों बाद हुआ या फिर 40 वर्षों बाद हुआ। तो ये जो एक बहुत लंबे ड्यूरेशन वाला जो एक इवेंट होता है तो उसको याद रखना होता है। जैसे कि पहला कि ये 40 वर्षों बाद इसकी यात्रा की गई, उस टाइम पर जब इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी तो उन्होंने की हुई थी। फिर इसके बाद अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई और अभी प्रेजेंट में देखा जाए तो वहां की राष्ट्रपति, तो ये आपको याद रखना है कि ग्रीस की राष्ट्रपति कौन है, कैटरीना सकेलारो पोउलोऊ रही है। और इन्होंने देखा जाए तो इनको द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया हुआ है और ये सम्मान प्राप्त करने वाले पहले विदेशी शासनाध्यक्ष बने हुए। नेक्स्ट आता है भारत और यूएई संबंधों के बारे में कि 13 से 14 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएई की आधिकारिक यात्रा की। इस यात्रा की देखा जाए तो मोदी की यह 7वीं यात्रा है और इसके पूर्व प्रधानमंत्री ने 30 नवंबर से 1 दिसंबर के बीच जो दुबई में यूएई की यात्रा की थी, जब विश्व जलवायु कार्यवाही शिखर सम्मेलन हुआ। और यह देखा जाए तो यह COP28 का एक उच्च स्तरीय खंड था, जिसके अंतर्गत देखा जाए तो कुछ द्विपक्षीय निवेश संधि पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें भारत और यूएई के साथ द्विपक्षीय निवेश संधि पर व्यापक और आर्थिक भागीदारी समझौते दोनों पर हस्ताक्षर किए गए और भारत मध्य आर्थिक गलियारे सशक्तिकरण और संचालन के लिए सहयोग से संबंधित अंतर सहकारी रूपरेखा समझौता पर भी हस्ताक्षर किए गए। इसमें राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद के विकास पर एमओयू यानी कि जो लोथल गुजरात में निर्माणाधीन है उस पर हस्ताक्षर किए गए। त्वरित भुगतान प्लेटफॉर्म जो कि यूपीआई यानी कि भारत और एएनआई यूएई को आपस में अंतर संबंध करने के लिए यानी कि इंटरलिंकिंग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। और 12 फरवरी 2024 को श्रीलंका और मॉरिशस में भी यूपीआई की सेवाओं को लॉन्च किया गया और घरेलू डेबिट एवं क्रेडिट कार्ड रुपए यानी कि भारत जयमान यूएई को आपस में संबंधों को समझौता किया गया और इसमें कार्ड की सार्वभौमिक स्वीकार्यता में अहम वृद्धि होगी, तो इसके अंतर्गत आता है। अब आता है हमारे नेक्स्ट अहलान मोदी के बारे में। अहलान मोदी जो है एक तरीके से देखा जाए तो इसे 13 फरवरी 2024 को अबू धाबी में यूएई स्थित जायद स्पोर्ट्स सिटी स्टेडियम में यूएई में स्थित भारतीय समुदाय द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सम्मान में अहलान मोदी शीर्षक से एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। तो आपको याद रखना है क्योंकि ये अहलान मोदी करके आपका शीर्षक ही है, इसी के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित किया गया है। तो आपसे पूछा जाएगा कि अहलान मोदी कार्यक्रम कहाँ पर शुरू किया गया या फिर किस देश के द्वारा इसको शुरू किया गया।
तो अभी देखा जाए तो इसे अबू धाबी में, जो कि यूएई स्थित जायद स्पोर्ट्स सिटी स्टेडियम में ऐलान मोदी कार्यक्रम भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सम्मान में आयोजित किया गया। और यह कार्यक्रम देखा जाए तो यह भारतीय समुदाय को संबोधित था। और इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रधानमंत्री ने दुबई में सीबीएसई के एक क्षेत्रीय कार्यालय का भी शुभारंभ किया। और इसमें भारत और दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम को दुबई में भारत स्मार्ट का आभासी रूप से शिलान्यास किया गया, जिसमें दुबई स्थित एक मार्केट प्लेस है जिसका शुभारंभ वर्ष 2026 में किया गया। और यह जो कार्यक्रम है, यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान ने 9 से 10 जनवरी 2024 के मध्य में गुजरात भारत की यात्रा की हुई थी। और ये वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन 2024 में मुख्य अतिथि के तौर पर रहे थे। और अभी देखा जाए तो प्रेजेंट में 10 से 24 जनवरी के 2024 के मध्य में महात्मा मंदिर गांधीनगर गुजरात में इस कार्यक्रम को वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन, जो कि 10वां शिखर सम्मेलन रहा है, उसको आयोजित किया गया है, यानी कि यहाँ पर यह कार्यक्रम संपन्न हुआ है। नेक्स्ट आता है वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 के बारे में। यह जो समिट है, एक तरीके से देखा जाए तो इसे दुबई में इस समिट का आयोजन किया गया। इस समिट का ये 11वां संस्करण है, जिसका विषय है भविष्य की सरकारों को आकार देना। और इस सम्मेलन में तुर्की, भारत एवं कतर को एक मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल करना है। और इस सम्मेलन के में मुख्य अतिथि के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिस्सा लिया है। और आपको बता दें कि ये प्रधानमंत्री वर्ष 2018 में भी वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए थे। और ऐसा तुरंत मतलब कि 2024 में ये दूसरा मौका है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस समिट में मुख्य अतिथि का दर्जा मिला हुआ है। नेक्स्ट आता है बीएपीएस हिंदू मंदिर, जो कि अबू धाबी में स्थित है, उसके बारे में। कि 14 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अबू धाबी में यूएई में बीएपीएस हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया, जो एक तरीके से देखा जाए तो अबू धाबी का में स्थित एक पहला हिंदू मंदिर है। तो आपसे पूछा जाएगा कि अबू धाबी का पहला हिंदू मंदिर कौन सा है, या फिर अभी प्रेजेंट में कौन सा ऐसा देश है जहां पर पहला हिंदू मंदिर खोला गया है। तो इसके अंतर्गत देखा जाए तो ये आपका अबू धाबी में हुआ है। और इस मंदिर का जो निर्माण है वो कोचानवासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था के द्वारा किया गया, यानी कि बीएपीएस द्वारा किया गया है। और यह मंदिर जो है भगवान स्वामीनारायण को समर्पित है। और इससे मैं देखा जाए तो ये स्वामीनारायण संप्रदाय की स्थापना भगवान स्वामीनारायण द्वारा गुजरात में की गई थी। और भगवान स्वामीनारायण जो रहे हैं, जिनका बचपन का नाम तो संत हरश्याम है, लेकिन इन्होंने का जन्म 3 अप्रैल 1781 को उत्तर भारत के छपिया नामक गांव में हुआ। और आपको बता दें कि ये जो नेटवर्क है, वैश्विक नेटवर्क के तौर पर इसमें 1100 अधिक मंदिर शामिल है। नेक्स्ट आता है भारत और फ्रांस संबंधों के बारे में। तो इसके फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने भारत की राजकीय यात्रा की। और इस यात्रा के दौरान जयपुर राजस्थान से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनका स्वागत किया। इस दौरान देखा जाए तो इन्होंने आमेर किला, जंतर मंत्र, हवा महल का भ्रमण किया। और फ्रांस के राष्ट्रपति ने नई दिल्ली स्थित आयोजित भारत के 75वें गणतंत्र दिवस समारोह में एक मुख्य अतिथि के तौर पर भाग लिया। और यह छठा अवसर था जब फ्रांस के राष्ट्रपति ने भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल हुए थे। अब आता है कि इसके अंतर्गत जो मुख्य अतिथि और भी अन्य देश के कौन कौन से, मतलब कि इसके अंतर्गत फ्रांस से जो आए हुए थे फ्रांसीसी नेता, तो कौन कौन शामिल हुए थे, जैसे कि जैक्स सिराक, जो कि वर्ष 1976 में फ्रांस के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे। बेल गिस्कार्ड डी एस्टेक, जो कि वर्ष 1980 में फ्रांस के तत्कालीन राष्ट्रपति थे। जैक्स सिराक, जो कि फ्रांस के 1998 में राष्ट्रपति थे। फिर आते हैं निकोलस सरकोजी, जो कि वर्ष 2008 में फ्रांस के तत्कालीन राष्ट्रपति थे। फ्रांसको ओलांद, जो कि वर्ष 2016 में फ्रांस के राष्ट्रपति रहे हैं। और इमैनुअल मैक्रोन, जो कि 2024 में फ्रांस के राष्ट्रपति रहे। भाई अब तक देखा जाए तो भारत के इतने प्रधान राष्ट्रपति भारत में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए हैं। और यह छठी बार इमैनुअल मैक्रोन जो रहे हैं वह 2024 में शामिल हुए हैं। तो ये जो फ्रांस के राष्ट्रपतियों का भारत में मुख्य अतिथि के तौर पर जो शुरुआत है वो वर्ष 1976 से है। 1976, 1980, 1998, 2008, 2016 और 2024। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में देखा जाए तो ये 2 बार रही। एक 2016 में फ्रांसवा ओलांद आए हुए थे 2016 में, और अभी प्रेजेंट में 2024 में इमैनुअल मैक्रोन आए हुए थे। अब आता है कि अभी देखा जाए तो इसमें नई दिल्ली स्थित जो कर्तव्य पथ पर फ्रांसीसी सशस्त्र बलों की एक संयुक्त बैंड एवं मार्ची दल ने मार्च पास्ट भी किया हुआ है। और उन्होंने फ्लाइंग पास्ट में भारतीय वायुसेना के विमानों के साथ फ्रेंच एयर एंड स्पेस फोर्स के साथ एक बहुउद्देशीय टैंकर परिवहन विमान तक 2 राफेल लड़ाकू विमानों ने भाग लिया है। और इस यात्रा के दौरान कुछ घोषणाएं की गई, जैसे कि पहली, वर्ष 2026 में भारत फ्रांस में नव प्रवर्तन वर्ष को घोषित करना।
और दूसरी फ्रांस के एफिल टावर में भारत के यूपीआई का संचालन करना। तो भारत के यूपीआई का संचालन फ्रांस के एफिल टावर में करने की घोषणा की गई है। अब आता है इसके अंतर्गत देखा जाए तो इसमें अगर ये यूपीआई भारत के फ्रांस में लागू हो जाता है तो यह भारतीय यूपीआई को स्वीकार करने वाला फ्रांस प्रथम यूरोपीय राष्ट्र बनेगा, यानी कि यूरोपीय देश बनेगा। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के बारे में देखा जाए तो यह स्टार सी कार्यक्रम के अंतर्गत सेनेगल में और एक सौर अकादमी से स्थापना की घोषणा की गई है। इसकी मुख्य भूमि फ्रांस स्थित मार्शे है। भारत के महावाणिज्यिक दूतावास में हैदराबाद के फ्रांस के बिलोर डी फ्रांस के रूप में इसकी स्थापना की गई है। और फ्रांस को मान्यता है कि इस संस्थानों और विश्वविद्यालयों की स्नातकोत्तर या उससे ऊपर की डिग्री प्राप्त करने वाले भारतीयों के लिए 5 वर्ष की अवधि के लिए सेंकेल वीजा योजना का संचालन करने की भी घोषणा की गई है। H125 हेलीकॉप्टर से संबंधित मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी कि समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसमें देखा जाए तो यह असेंबली लाइन में स्थापित TASL यानी कि टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड और एयरबस के बीच समझौता हुआ है, जिसके अंतर्गत H125 भारत के हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली में लाइन स्थापित करने के लिए एक औपचारिक रूप से प्रदान किया गया है, जो कि निजी क्षेत्र में भारत की पहली हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन होगी। और इसमें भारत द्वारा निर्मित की जाने वाली दूसरी फाइनल असेंबली लाइन एयरबस जो है वह भारत में ये होगी। और इसके पूर्व देखा जाए तो यह बड़ोदरा गुजरात में C295 सैन्य विमान विनिर्माण सुविधा की स्थापना की गई है। अब आता है भारत और ओमान के बारे में कि भारत के राष्ट्रपति के निमंत्रण पर ओमान के सुल्तान सुल्तान हैथम बिन तारिक ने 15 से 17 दिसंबर 2023 को भारत की अपनी पहली राजकीय यात्रा की। और देखा जाए तो 26 वर्ष में ओमान के किसी सुल्तान की यह पहली राजकीय यात्रा है। और इस यात्रा में देखा जाए तो भारत सरकार द्वारा सुल्तान काबूस को वर्ष 2019 के लिए मरणोपरांत शांति गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया और 2021 में यह घोषणा की गई थी। और फिर आता है कि इस के अंतर्गत देखा जाए तो ओमान 9 देशों में से एक ऐसा देश है जिसने G20 के दौरान भाग लेने वाले अतिथि देशों में आमंत्रण किया है और भविष्य के लिए साझेदारी के शीर्षक से एक संयुक्त विजन दस्तावेज को अंगीकृत किया है। और इसके अंतर्गत भारत ओमान संयुक्त स्मारक डाक टिकट भी जारी किया गया है। और इसमें डांडिया रास और अल रजा को दर्शाया गया है, यानी कि वो भारत और ओमान के लोक नृत्यों को इसमें दर्शाया गया है। साथ ही इस डाक टिकट की जो पृष्ठभूमि रही है वह हवा महल जयपुर और मिजबा किला ओमान प्रदर्शित किया गया है यहाँ की डाक टिकट पर। नेक्स्ट आता है भारत और तंजानिया के बारे में। भारत और तंजानिया के संदर्भ में देखा जाए तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तंजानिया की राष्ट्रपति सामिया सुलूह हसन को 8 से 10 अक्टूबर 2023 के बीच भारत की राजकीय यात्रा की और तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति रही। तंजानिया की राष्ट्रपति के रूप में पहली भारत यात्रा रही है और G20 समूह में अफ्रीकी संघ में शामिल होने वाले अफ्रीकी राष्ट्राध्यक्ष की पहली भारत यात्रा भी रही थी। और एक तरीके से देखा जाए तो यह वर्ष 2023 से 27 की अवधि में सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम पर हस्ताक्षर हो गए और फरवरी 2024 में सूरज कुंड फरीदाबाद में आयोजित सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले में तंजानिया भागीदार देश था। और इसमें तंजानिया ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में शामिल होने की घोषणा की हुई है और तंजानिया ने वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन में शामिल होने की भी घोषणा की और 10 अक्टूबर 2023 को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली स्थित तंजानिया की राष्ट्रपति सामिया सुलूह हसन को डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये भारत और तंजानिया के बीच में जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है उनके बारे में है। और अभी प्रोजेक्ट में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के निमंत्रण पर तंजानिया की राष्ट्रपति सामिया सुलूह हसन ने भारत की राजकीय यात्रा की हुई है। और सामिया सुलूह हसन जो है वह तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति है। आपकी पहली महिला राष्ट्रपति से भी क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है अंतर्राष्ट्रीय प्रकरण के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय प्रकरण के अंतर्गत आपकी सूचकांक रिपोर्ट के बारे में। तो सबसे पहले तो हमारी रिपोर्ट आती है वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 के बारे में, यानी कि ग्लोबल इनोवेटिव इंडेक्स के बारे में। तो जो भी कोई इंडेक्स रहता है तो उसमें भारत की रैंकिंग क्या है, किसके द्वारा यह इंडेक्स जारी किया जाता है और यह कौन सा संस्करण है, इसका क्या शीर्षक है, पहला देश कौन सा है, भारत की कौन सी रैंक हो, भारत की ब्रिक्स देशों में कौन सी रैंक है, या फिर भारत एशिया के देश है उनमें कौन सी रैंक है। तो इस तरीके के आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो इसमें तैयारी में पढ़ते हैं कि वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 जो रहा है इसका प्रकाशन
विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी कि WIPO वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया गया। तो आपका पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि जो जी ग्लोबल इनोवेटिव इंडेक्स है उसे किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो इसे विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा जारी किया जाता है। इसका जो संगठन है उसके सूचकांक का जो प्रकाशन है द पोर्टुलेंस इंस्टीट्यूट की भागीदारी में किया गया है। और इसके अंतर्गत देखा जाए तो यह द कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री एवं ब्राजीलियन नेशनल कन्फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्री की यह सहयोगी भूमिका रही है। और इसके अंतर्गत यह जो सूचकांक है वह 26 सितंबर 2024 को जारी किया गया था, जो कि 17वां संस्करण है। और इसका जो शीर्षक आता है वह सामाजिक उद्यमिता के वादे को उजागर करना है। और इसमें कुल एक तरीके से देखा जाए तो कुल 133 देशों की अर्थव्यवस्थाओं के नवाचार का प्रदर्शन किया गया, जिसमें स्विट्जरलैंड ने 14वें वर्ष लगातार पहला स्थान प्राप्त किया है और विश्व को सबसे नवाचारी अर्थव्यवस्था घोषित किया हुआ। फिर आता है आपका अंगोला, जिसने स्विस सूचकांक में अंतिम यानी कि 133वां स्थान प्राप्त किया हुआ है। और GIA में 2023 में जो सुधार आए हुए हैं उसमें चीन, तुर्की, भारत, वियतनाम, फिलीपींस, इंडोनेशिया, ईरान और मोरक्को रहे हैं। और इसमें 40 अर्थव्यवस्था में केवल 5 मध्य आय वाली अर्थव्यवस्था में स्थान प्राप्त हुआ है, जिसमें चीन, मलेशिया, तुर्की, बुल्गारिया, भारत का स्थान इस तरीके से आता है। और इसमें शीर्ष 5 देश आते हैं, जिसमें पहले आते हैं स्विट्जरलैंड, जिसने 14 सालों में लगातार अपनी पहली रैंक बनाया हुआ है। दूसरा आता है स्वीडन, तीसरा आता है अमेरिका, चौथा आता है सिंगापुर और पांचवा आता है यूके। और इसमें जो लास्टवी रैंक है 133वीं रैंक आती है वो अंगोला की है। और भारत की रैंकिंग देखा जाए तो भारत को लगातार 2011 से 2024 में इनोवेशन ओवर परफॉर्मर के घोषित किया गया। और भारत की प्रेजेंट टाइम पे रैंक जो रही है वह 39वीं है। और अभी जो 2023 में जो रैंक थी वह 40वीं थी, मतलब कि एक रैंक का भारत में सुधार हुआ है। तो कौन-कौन सा क्या मतलब कि GII जो है वह विश्व बौद्धिक संपदा संगठन है के द्वारा जारी किया जाता है। 17वां संस्करण है। और अभी इस बार की जो थीम है वह सामाजिक उद्यमिता के वादे को उजागर करना। कुल 133 देश शामिल है, जिसमें पहला देश जो रहा है वह स्विट्जरलैंड है, जो लास्ट में से पहला है, जो 133वें नंबर पर आता है अंगोला। फिर आपका आता है जो भारत की रैंकिंग है 39 रही है। और 2023 में इसकी रैंक 40 थी। तो इस तरीके से इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाते हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नवाचार क्लस्टर्स के बारे में, कि यह जो क्लस्टर्स जो है वह विश्व के सबसे बड़े विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नवाचार क्लस्टर की घोषणा वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 के अंतर्गत ही की गई है। तो ये जो सूचकांक जारी किया गया है इसके द्वारा ही इस क्लस्टर की घोषणा की गई है, जिसके अंतर्गत देखा जाए तो टोक्यो योकोहामा, जो कि जापान में स्थित है, विश्व का सबसे बड़ा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी हब है। इसमें 100 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्लस्टर में भारत के 4 शहर, जिसके अंतर्गत बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई और चेन्नई को शामिल इसके अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट आता है विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2024 के बारे में। यह जो रैंकिंग है इसे इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा जारी किया गया है। यह रैंकिंग जो है वह किसी देश की अपनी घरेलू प्रतिभाओं के कौशल एवं योग्यता को विकसित करने की क्षमता का मूल्यांकन करता है, जिसके तहत अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभाओं को आकर्षित करने के साथ साथ स्थानीय प्रतिभाओं के देश में रोक कर रखने की क्षमता का आकलन भी करता है। यह रैंकिंग जो है इसे वर्ल्ड कॉम्पिटेटिव सेंटर के द्वारा यह जारी की जाती है। यह इसका 11वां संस्करण है, जिसमें कुल 67 देशों की अर्थव्यवस्थाएं शामिल है, जिसमें पहली बार देखा जाए तो घाना, नाइजीरिया, प्यूर्टो रिको को इस सूचकांक में पहली बार शामिल किया गया है। और प्रेजेंट में 67 देशों में भारत को जो रैंक प्राप्त हुई है वह 58वीं रैंक प्राप्त हुई है। और 2023 में इसको 56वीं रैंक प्राप्त हुई थी। और एशिया प्रशांत देशों में सिंगापुर की पहली रैंक रही है। और एशिया प्रशांत देशों में भारत की रैंक जो रही है वह 12वें नंबर पर रही है। अब इसमें अब हमारा नेक्स्ट आता है विश्व की 10 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं 2024 के बारे में, कि सितंबर 2024 में फोर्ब्स के द्वारा वर्ष 2024 में विश्व की 10 अर्थव्यवस्थाओं से संबंधित आंकड़े दिए, जिसमें देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो GDP के संदर्भ में आंकड़े जारी किए गए, जिसमें शीर्ष नंबर पर संयुक्त राज्य अमेरिका रहा है, उसके बाद चीन, जापान, जर्मनी, जापान का स्थान है। और GDP के संदर्भ में वैश्विक स्तर पर भारत का स्थान जो रहा है वह 5वां रहा है। तो चलिए पहले नंबर पर कौन सा रहा है? USA, दूसरे नंबर पर चीन, तीसरे नंबर पर जर्मनी, चौथे नंबर पर जापान और 5वें नंबर पर भारत है। तो इस तरीके से देखा जाए तो भारत की वैश्विक GDP के स्तर पर जो रैंकिंग है वैश्विक स्तर पर वह 5वें नंबर पर आती है और पहले नंबर पर USA आता है। नेक्स्ट आता है वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2024 के बारे में, कि अगस्त 2024 में चैरिटीज एंड फाउंडेशन द्वारा वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स जारी किया गया। यह जो इंडेक्स है इससे संबंधित वैश्विक प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालता है, जिसमें कुल 142 देशों को शामिल किया गया है, जिसमें इंडोनेशिया विश्व का
सर्वाधिक उदार देश बन गया है। भारत में इसमें 26वां स्थान हासिल किया है। इसमें देखा जाए तो इस रैंकिंग में अंतिम स्थान पर आपके पोलैंड, जापान, कंबोडिया, लिथुआनिया रहे हैं और इसमें पहली रैंकिंग पर इंडोनेशिया, सेकंड पर केन्या और तीसरे नंबर पर सिंगापुर रहा है। और भारत की रैंकिंग कितनी है? भारत ने 26वां स्थान प्राप्त किया है। कुल कितने देशों में? 142 देशों में यह स्थान प्राप्त किया हुआ है। नेक्स्ट आता है विश्व की 10 सबसे बड़ी कोयला खदानों के बारे में। तो ऐसा है कि एक तरीके से देखा जाए तो 2 दशकों से भारतीय ऊर्जा प्रणाली की जो रीढ़ बना हुआ है कोयला, इस कोयला आधारित विद्युत उत्पादन में देश के कुल विद्युत उत्पादन में लगभग 70% है। और यह कोयला गैसीकरण मिशन के तहत स्वच्छ कोयला पहले लॉन्च किया गया है, जिसका उद्देश्य रहा है सतही कोयला या लिग्नाइट गैसीकरण परियोजना के माध्यम से वर्ष 2030 तक 100 मिलियन टन को कोयले को गैसीकृत करना। भारत के गैसीकरण तकनीक को अपनाने के फलस्वरूप कोयला क्रेस में क्षेत्र में क्रांति ला सकती है, जिसमें प्राकृतिक गैस, मेथनॉल, अमोनिया आदि के आयात पर निर्भरता तो कम होगी ही, साथ ही इसमें उत्सर्जनों में भी कटौती को देखा जाएगा। इसमें देखा जाए तो जुलाई 2024 में वर्ल्ड एटलस .com ने विश्व के 10 सबसे बड़े कोयला खदानों की सूची जारी की है। इस सूची के अंतर्गत देखा जाए तो उत्पादन की मात्रा के संदर्भ में अमेरिका स्थित ब्लैक थंडर माइन को विश्व की सबसे बड़ी कोयला खदान घोषित किया है और 2023 में यह जो खान है इसे ग्रीन फील्ड खदान में अनुमानित 62.68 मिलियन टन कोयले का उत्पादन करेगा और इस खदान में कम सल्फर युक्त सब बिटुमिनस कोयले का उत्पादन किया गया। और इस रिपोर्ट में विश्व की 5 सबसे बड़ी कोयला खदानों में 2 खदानें भारत में स्थित है। इस सूची में गिरिग्रा ओपन कास्ट खदान को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है और यह खदान छत्तीसगढ़ के कोरबा में स्थित है। यह जो खदान है इसे साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड जो कि कोल इंडिया लिमिटेड की एक सहायक कंपनी है और गेवरा ओसी खदान की वार्षिक कोयला उत्पादन क्षमता 70 मिलियन टन रही है। और यह संचालन जो है वर्ष 1981 में इसका प्रारंभ किया गया था और इसमें 10 वर्षों के लिए देश की कोयला आवश्यकता को पूरा करने हेतु पर्याप्त कोयला भंडार इसके अंतर्गत मौजूद है। और यह वर्ल्ड एटलस जो है इसमें कुसुमुंडा ओपन कॉस्ट खदान जो को चौथा स्थान मिला है और यह खदान जो है वह छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में स्थित है और एक खदान का स्वामित्व एसईसीएल के पास है और वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान 50 मिलियन टन कोयले में अधिक कोयले का उत्पादन किया जाता है। और गेवरा ओसी जो है वह खदान के पश्चात इस कोयले प्राप्ति के लिए भारत की दूसरी खदान है, तो इसके अंतर्गत एक कोयले के संदर्भ में आता है और इसमें जो देखा जाए तो भारत में कुल कोयला उत्पादन का लगभग 10% हिस्सा रहा है। विश्व के कुल सबसे बड़ी अत्यधिक उन्नत खनन मशीनें इसके अंतर्गत तैनात की गई और ऐसी ही एक मशीन जो रही है वह सरफेस माइनर की रही है और यह मशीन बिना विस्फोट किए ही कोयले का निष्कर्षण और कटाई करती है, जिससे पर्यावरण अनुकूल खनन कार्य सुनिश्चित होता है, तो इसके अंतर्गत आता है। अब आता है कि इसमें देख लेते हैं कि कौन कौन सी जो विश्व में सबसे बड़ी खदान है और भारत में कौन सी खदान यानी कि किस राज्य का कौन सा स्थान है। तो इसमें भारत के अंतर्गत देखा जाए तो प्रमुख कोयला उत्पादक राज्य जो आते हैं आपके उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल रहे हैं। और इसमें विश्व में आती है आपकी पहली खान तो आती है ब्लैक थंडर माइन अमेरिका में स्थित है। दूसरी आती है गेवरा ओशी खदान जो कि भारत में है। तीसरी आती है नॉर्थ एंटेलो रोसिन माइन जो कि अमेरिका में है। चौथी आती है कुसुमुंडा ओसी खदान भारत में और पांचवी आती है नॉर्थ सांसी माइन चीन में आती है। तो इस तरीके से देखा जाए तो इसमें टोटल 5 खदानें हैं जो सबसे बड़ी है और भारत में जो भारत का जो स्थान है वह सेकेंड नंबर का है। और भारत जो कोयला की जो वैश्विक स्तर पर प्राप्ति देता है मतलब कि उत्पादन करता है 10% हिस्सा भारत का आता है। और प्रमुख कोयला उत्पादक राज्य जो है वह उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल का आता है। तो ये छोटा नागपुर वाला पठार है। फिर उसके बाद यहाँ पे जो नीचे की ओर आते हैं तो दक्कन के पठार के अंतर्गत ये वाला क्षेत्र आता है। फिर आता है कि भारत का 43वां विश्व धरोहर स्थल के बारे में कि यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल का 46वां सत्र आयोजित किया गया, जिसके अंतर्गत सेंटर में नई दिल्ली में आयोजित किया गया है, जिसमें प्रथम अवसर था जब भारत ने विश्व धरोहर समिति के वार्षिक सत्र की मेजबानी की और इस सत्र के दौरान सरकार ने संस्कृति मंत्रालय और इसके संबंधित कार्यालय में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को 2024 को इसका 46वां सत्र आयोजित किया गया और इस उद्घाटन के संबोधन में विकास भी विरासत भी विषय पर इस थीम पर प्रकाश डाला गया। और इस थीम के अंतर्गत देखा जाए तो इसमें यूनेस्को ने विश्व धरोहर केंद्रों को $1 मिलियन के अनुदान की घोषणा की है और इसमें विश्व धरोहर स्थल के जो 46वें सत्र का जो आयोजन है इसे यूनेस्को के महानिदेशक आंड्रे एजोलो के द्वारा इन्होंने भाग लिया और इसके अंतर्गत देखा जाए तो इन्होंने विश्व धरोहर युवा पेशेवर फोरम 2024 तथा विश्व फोरम का आयोजन किया है। जो फोरम है इसे
इसे 46वें सत्र उद्घाटन के दौरान घोषणा की गई है, जिसमें भारत के युवा पेशेवरों के लिए विश्व धरोहर प्रबंधन के लिए एक सर्टिफिकेट कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है, जो इसके अंतर्गत आता है। जैसा देखा जाए तो इसमें 24 स्थलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है, जिसके अंतर्गत आते हैं आपके 19 सांस्कृतिक स्थल, 4 प्राकृतिक स्थल और 1 मिश्रित शामिल किया गया। और अभी तक देखा जाए तो इन स्थलों में विश्व के 168 देशों में विश्व धरोहर स्थलों की कुल संख्या बढ़कर 1223 हो गई है। और 46वें सत्र के दौरान 26 जुलाई 2024 को असम, जो कि भारत स्थित मोइदम्स असोम राजवंश का टीला को आधिकारिक तौर पर यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करके भारत का 43वां विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। साथ ही देखा जाए तो विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाला असम तीसरा स्थल रहा है। और इसके पूर्व असम स्थित काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भी रहा है। और आपका मानस वन्य जीव अभ्यारण्य को जो रहा है उसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। और ये तीसरा जो है वह मोइदम्स, जो कि अहोम राजवंश का टीला है, इसे शामिल किया गया। दोनों स्थल जो रहे हैं पहले की, जो प्राकृतिक श्रेणी में 1985 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किए गए, और सांस्कृतिक श्रेणी के अंतर्गत मोइदम्स को शामिल किया गया। और मोइदम्स जो है वह विश्व धरोहर सूची में शामिल किए जाने वाला असम का पहला सांस्कृतिक स्थल है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये जो श्रेणी जो जारी की जाती है वह प्राकृतिक, सांस्कृतिक और मिश्रित के तौर पर जारी की जाती है। तो अभी प्रेजेंट में देखा जाए तो जो असम में है, तो असम में आपकी जो प्राकृतिक श्रेणी में 2 स्थल रहे थे, लेकिन अभी सांस्कृतिक श्रेणी में पहला स्थल है जिसे शामिल किया गया है। अब आता है विश्व धरोहर अभिसमय के बारे में। ये विश्व धरोहर अभिसमय जो है एक तरीके से वैश्विक सांस्कृतिक प्राकृतिक धरोहरों के संरक्षण से संबंधित अभिसमय है। इस अभिसमय में यूनेस्को के आम सम्मेलन 16 नवंबर 1972 को अंगीकृत किया गया है, जिसमें 20 पक्षकारों का अनुसमर्थन किए जाने के पश्चात 1975 में लागू किया गया। और इस पक्षकारों में कुल 196 देश, इसमें एक पक्षकार भी है। और 14 नवंबर 1977 को इस अभिसमय अनुसमर्थन भी किया गया। इसका लोगो जो है वह विश्व धरोहर समिति की 46वें लोगो स्मारकों का समूह बनाया गया, जो कि विश्व धरोहर स्थल है। और हम्पी स्थित विजय विठल मंदिर के सामने स्मारक के तौर पर आता है। अब आता है कि इस प्रतीक का जो टैगलाइन है वह है नो यसा, इसका टैगलाइन हो। और इसमें संस्कृत में, जिसका हिंदी में अर्थ है हमारा गौरव बढ़े। और यह जो टैगलाइन है प्राचीन जो उपनिषद है उससे आपकी ये लाइन ली गई, सही नो यसा, यानी कि हमारा गौरव बढ़े। ये इसकी टैगलाइन रही है जो इस सम्मेलन में शामिल किया गया है। इसका जो प्रतीक चिन्ह है इसे हम्पी के कुछ पत्रों से प्राप्त किया गया। अब आता है मोइदम्स के बारे में, कि मोइदम्स के बारे में जान लेते हैं। तो मोइदम्स जो है वह असम के चराईदेव जिले में स्थित है। यह पूर्वी असम की पटकाई पर्वतमाला की तलछटी में स्थित मोइदम्स वास्तव में एक टीलेनुमा संरचना के रूप में दफनाने की एक व्यवस्था है। यह जो राजवंश है इसे स्थापित किया गया। यह जो 13वीं शताब्दी में राजकुमार सिउ खा पा के नेतृत्व में चीन से वर्तमान में असम में जाकर ये बस गए थे। 13वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी तक 600 वर्षों के अंतर्गत ताई अहोम चाई रायदेव ने मोइदम को दूसरे शब्दों में आत्मा के लिए घर का निर्माण किया था, जो कि राज्यों को दिव्य मानते हुए निर्माण करके एक विशिष्ट अंत्येष्टि परंपरा का विकास करता है। और इसके अंतर्गत देखा जाए तो इसमें चांगरुन फुकन इस साहित्य में एक प्रमाणिक साहित्य के तौर पर रहा है। और इसमें प्राचीन चीन को शाही मकबरे और मिस्र के फेरो के पिरामिड से की जाती है। यहाँ बात है कि विश्व धरोहर स्थलों की संख्या के बारे में देखा जाए तो कुल 6 रहे हैं, जैसे कि आपका इटली में 60 है, चीन में 59 आते हैं, जर्मनी में 54, फ्रांस में 53 और स्पेन में 50 आते हैं, भारत में 43। और विश्व धरोहर स्थलों की संख्या के संदर्भ जो आता है वह 6ठे नंबर पर आता है। और पिछले एक दशक के दौरान विश्व की सूची में भारत के कुल 6 स्थलों को शामिल किया गया है। यानी कि एक दशक के अंतर्गत 13 स्थल शामिल किए गए हैं। और प्रेजेंट में भारत में 6ठा रैंक हासिल हुए। प्रेजेंट में जो इसमें शामिल किया गया है वह जो कि असम का मोइदम, जो कि 43वें धरोहर स्थल के रूप में शामिल हुआ है। और कौन सा सत्र चल रहा है? ये 46वां सत्र रहा है। अब आता है कुछ विश्व धरोहर स्थल के बारे में जान लेते हैं, जो भारत के कुल 43 है। तो इसमें सबसे पहले सांस्कृतिक स्थल के अंतर्गत जाने तो इसमें पहला तो आता है आपका आगरा, जो कि उत्तर प्रदेश में है। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र में एलोरा की गुफाएं जो 1983 में, और साथ ही ताजमहल का किला, ये सभी आपके 1983 में विश्व धरोहर स्थल में शामिल किए गए। 1984 में 2 रहे हैं, महाबलीपुरम के स्मारक तमिलनाडु में, सूर्य मंदिर कोणार्क 1984 में, जो कि उड़ीसा में है, ये 2 आपके स्थापित किए गए। 1986 में आपके 4 स्थल रहे हैं, जिसमें आपके गोवा के चर्च एंड कॉन्वेंट,
गोवा में, फिर फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश और हम्पी में स्मारकों का समूह जो है 1986 में, खजुराहो के जो स्मारक है उसमें 1986 में। तो इस तरीके से देखा जाए तो 4 स्थल आपके 1986 में। 1987 में आपके आते हैं जैसे कि एलिफेंटा गुफाएं, महान जीवित चोल मंदिर तमिलनाडु का 1987 में किया गया था और इसमें और भी मंदिर बचे थे उनको 2004 में शामिल किया गया। पदक्कल के स्मारकों का जो समूह है वो भी 1987 में। सांची के बौद्ध स्मारक मध्य प्रदेश में है 1989 में। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है 1993 में। कुतुब मीनार और गांधी स्मारक दिल्ली में स्थित है जो 1993 में। फिर भारत का पर्वतीय रेलवे जिसमें दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल नीलगिरी तमिलनाडु, कालका शिमला हिमाचल प्रदेश में जो कि 1999 2005 2008 में। बोधगया महाबोधि जो है बिहार 2002 में। भीमबेटका के रॉक शेल्टर मध्य प्रदेश में 2003 में। चंपानेर पावागढ़ पुरातात्विक पार्क गुजरात 2004 में। छत्रपति शिवाजी गढ़ जो कि पूर्व विक्टोरिया नगर महाराष्ट्र में 2004 में इसके अंतर्गत शामिल किया गया। और भी इस तरीके से आपके अन्य आते हैं जैसे कि लाल किला जंतर मंतर राजस्थान की पहाड़ी रानी की नालंदा के बिहार और ली कार्बोचेयर का वास्तुशिल्प अहमदाबाद के ऐतिहासिक शहर मुंबई के विक्टोरियल गोथिक और आर्ट डेको जयपुर शहर धोलावीरा एक हड़प्पा-कालीन स्थल काकतीय रुद्रेश्वर या रामाक्षर मंदिर शांति निकेतन मंदिर जो है अशोक राजवंश का किला जो कि एक दफन प्रणाली है इसे 2024 में शामिल किया गया है। राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है 1985 में। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में, मानस वन्यजीव पार्क असम में, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में और फिर आता है नंदा देवी एवं फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में, पश्चिमी घाट के महाराष्ट्र तमिलनाडु में, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो संरक्षण क्षेत्र है हिमाचल प्रदेश में और स्थित स्थल रहा है कंचनजंगा जो कि इसके 2016 में शामिल किया गया। नाउरू के बारे में देखें तो यह विश्व धरोहर अधिसमय का 196 दस्तावेजों का समर्थन करता है जिसके महानिदेशक आर्ड्री अजूलो के समक्ष से आधिकारिक तौर पर प्रस्तुत किया गया। यह 196वां सत्र है और इस धरोहर के स्थल में विश्व के सर्वाधिक अनुसमर्थित अभिशामों में से यह एक बन गया। नेक्स्ट आता है प्रोजेक्ट परी के बारे। प्रोजेक्ट परी जो है एक तरीके से इसका फुल फॉर्म पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया यानी कि प्रोजेक्ट परी क्या कहा जाता है इसे पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया जो कि भारत के संस्कृति मंत्रालय की एक पहल है जिसका कार्यान्वयन ललित कला अकादमी और समिति को 46वें सत्र के दौरान केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के द्वारा इस सभी परियोजना का प्रारंभ किया गया जिसका उद्देश्य विश्व को शामिल करते हुए हजारों वर्षों की कलात्मक धरोहर से प्रेरणा लेने वाली लोक कला को सामने लाना है जिसके तहत एक ही मंच पर विभिन्न कला रूपों का प्रदर्शन शामिल है जिसमें फड़ चित्रकला राजस्थान की खंगटा पेंटिंग मिनिएचर पेंटिंग हिमाचल प्रदेश गोंड आर्ट मध्य प्रदेश तंजौर पेंटिंग तमिलनाडु कलमकारी आंध्र प्रदेश अल्पना पश्चिम बंगाल चेरियल चित्रकला तेलंगाना पिछवाई पेंटिंग राजस्थान लांजिया सूरा उड़ीसा पट्टचित्र पश्चिम बंगाल बनी थनी पेंटिंग राजस्थान महाराष्ट्र गुजरात एपड़ जो रहा है उत्तराखंड केरल भित्ति चित्र केरल अल्पना कला त्रिपुरा परी परियोजना का जो उद्देश्य है दिल्ली के सौंदर्य और सांस्कृतिक परिदृश्य को ऊपर उठाने के लिए करना है तो इसके अंतर्गत आता है। अब आता है मोनाको एवं वेनेजुएला को एफएटीएफ की ग्रे सूची में शामिल किया गया। तो एफएटीएफ की पूर्ण रूप से फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की है। इसकी स्थापना जो है 1980 सरकारी निकाय है जिसके अंतर्गत इसे स्थापित किया गया। यह एक मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी वित्त पोषण की नजर रखने वाली संस्था है और इसके अंतर्गत 40 सदस्य क्योंकि क्षेत्रीय संगठन के तौर पर शामिल है और सदस्यों में से 24 फरवरी 2023 ने रूस की सदस्यता को निलंबित कर दिया था और 2006 में भारत ने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में एक पर्यवेक्षण 25 जून 2010 को भारत ने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इसमें देखा जाए तो यह बैठक जो है सिंगापुर की अध्यक्षता में की गई थी और इसमें एफएटीएफ में ग्रे सूची में शामिल है जिसमें जमैका और तुर्कियों को ग्रे सूची से बाहर कर दिया गया और 21 नामीबिया को ग्रे सूची में शामिल किया गया और ग्रे सूची को इससे बाहर निकाल दिया गया। नेक्स्ट आता है ग्लोबल लिबरेटी सूचकांक 2024 के बारे में। यह जो सूचकांक है 27 जून 2024 को इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस इंडेक्स जारी किया
यह शामिल किया गया है। इस सूचकांक में 5 श्रेणियों में है, जिसमें 30 संकेतक के आधार पर विभाजित की गई, जिसमें से स्वास्थ्य, संस्कृति और पर्यावरण, शिक्षा और बुनियादी ढांचा शामिल है। इसमें देखा जाए तो यहाँ जो ऑस्ट्रेलिया जो है वह तीसरे वर्ष लगातार पहले स्थान पर बना हुआ है, जिसमें 4-5 प्रमुख श्रेणियां हैं, जिसमें 4 आती है शिक्षा और बुनियादी ढांचा, जिसमें 100 में से 100 सर्वोत्तम स्कोर को प्राप्त किए हुए हैं। और इसमें दमिश्क जो रहा है वह रहने के लिए विश्व का सबसे कम आरामदायक शहर रहा है। अब आता है इसमें जो ग्लोबल लेबिलिटी इंडेक्स के अंतर्गत शीर्ष 5 देशों में, जिसमें वियना ऑस्ट्रेलिया पहले रैंक पर, दूसरे नंबर पर कोपेनहेगन डेनमार्क, तीसरे नंबर पर ज्यूरिख स्वीडन, चौथे नंबर पर मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया, कैलगरी कनाडा, इसके बाद स्विट्जरलैंड आता है। नेक्स्ट आता है ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 के बारे में। यह जो सूचकांक है यह ऊर्जा प्रणालियों के प्रदर्शन और ऊर्जा संक्रमण की आधार पर मूल्यांकन करता है। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक है विश्व के कुल 120 देशों की ऊर्जा प्रणालियों को निम्न 3 आयामों में प्रदर्शन के आधार पर उन्हें रैंक दी गई है, जिसमें समानता, स्वच्छ ऊर्जा, सतत आर्थिक विकास, पर्यावरणीय स्थिरता और आर्थिक ऊर्जा सुरक्षा रहा है। इसे विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। यह सूचकांक जो है वह फोस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन 2024 नामक रिपोर्ट प्रकाशित करता है, जिसका 14वां संस्करण है। इस रिपोर्ट को एक्सचेंजर के सहयोग से प्रकाशित किया गया है। इसमें प्रथम स्थान जो कि अंतिम स्थान में यानी कि 130 और 120 देशों में जो स्थान है वह 63वें नंबर पर आता है। और वर्तमान में भारत वैश्विक स्तर पर चौथा स्पर्धात्मक रैंकिंग 2024 के बारे में कि विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग वर्ष 1989 में प्रकाशित एक बार से 2023 में रैंकिंग 35 संस्करणों द्वारा प्रकाशित किया गया था और 18 जून 2024 को विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग में संस्करण का आयोजन जारी किया गया। जैसे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट के विश्व प्रतिस्पर्धात्मक केंद्र के द्वारा संचालित किया गया, जिसमें कुल 67 देशों की अर्थव्यवस्थाओं का संरक्षण यानी कि सर्वेक्षण किया गया। पहली रैंक पर सिंगापुर, दूसरी पर स्विट्जरलैंड, तीसरी पर डेनमार्क आता है। अंतिम देश में आता है वेनेजुएला, फिर अर्जेंटीना, फिर घाना का स्थान आता है। और भारत ने इस सूचकांक पे 39वां स्थान के साथ प्राप्त किया है। और भारत ने एशिया प्रशांत देशों में कुल 14 देशों में भारत की 2015 में संयुक्त राष्ट्र सदस्य देश प्राप्ति की दिशा में हो रही प्रगति को प्रतिबद्ध वैश्विक अवलोकन प्रदान करता है। और इसके अंतर्गत देखा जाए तो ये इस रिपोर्ट का यह 9वां संस्करण है। और इस रिपोर्ट को संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा जारी किया जाता है। समिट फॉर द फ्यूचर की पूर्व संध्या पर प्रकाशित की गई है, जिसका आयोजन रिपोर्ट जो है एक तरीके से देखा जाए तो यह सदस्य देशों में बहुपक्षवाद के लिए समर्थन पर देशों द्वारा एक नया सभी सदस्य देशों को कवर करता है और संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्थान प्राप्त किए हुए। और गिनी बिसाऊ जो रहा है इस सूचकांक में पहली बार शामिल किया गया और इस सूचकांक में सबसे खराब जो संभावित स्कोर और लक्ष्य के लिए सबसे खराब जो स्कोर है स्कोर 0 और यह लक्ष्य जो है वह 100 रहा है। इस सूचकांक के अंतर्गत आता है। एसडीजी सूचकांक 2024 में शीर्ष 5 देश में पहले नंबर पर फिनलैंड आता है, दूसरे पर स्वीडन, तीसरे पर डेनमार्क, चौथे पर जर्मनी प्राप्त किया। और भारत में 167 देशों में 109वां स्थान प्राप्त किया है। तो यहाँ पर देखा जाए कि आपके प्रमुख सूचकांक है। तो यहाँ पर एक टॉपिक को फिनिश करते हैं। नेक्स्ट क्लास यानी कि लेक्चर 4 जो होगा वह कॉस्ट ऑफ होगा और